Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products अड्डा। दोस्तों आज हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 19 जिसके अंदर हम करने वाले अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 15 to 17। मेक श्योर आपने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पूरा देख लिया हुआ, उसके बाद ही आप इस चैप्टर की ओर आए होंगे। ठीक है, वैसे मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, इवन नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम क्या है प्रोडक्ट्स अड्डा। ये कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना सैलरी का चैप्टर। तो देखिए अभी हम मूव ऑन कर चुके हैं अपने पास हेड्स ऑफ इनकम की ओर। दोस्तों याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक सेक्शन कराया था, दैट इज सेक्शन नंबर 14। कौन सा था? सेक्शन नंबर 14, जो ये बोलता था अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बट दे हैव ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। उनके पास कितनी हेड्स होती हैं? 5 हेड होते हैं इनकम के। याद आ रहा है? यस सर, हमें बिल्कुल याद आ रहा है। वो 5 हेड कौन कौन से थे? एक तो था सैलरी, एक था आपका हाउस प्रॉपर्टी, एक पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ऐसे करके टोटल 5 हमारे पास हेड्स होते हैं। आज हम सैलरी हेड को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सैलरी हेड जो है वो अपने आप में थोड़ा लेंथी है। मैं टफ नहीं बोला, मैं लेंथी बोला। उसमें नंबर ऑफ क्लासेस हमारी थोड़ी ज़्यादा जाएंगी बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज जो क्लास मैं सैलरी की देने वाला हूँ दैट इज़ द बेसिक क्लास ऑफ सैलरी। ये बेसिक क्लास है सैलरी की। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सैलरी एक्चुअली में क्या होता है। सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सैलरी का मतलब होता है जब हम कहीं जॉब करते हैं हमें जो पेमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड सैलरी। दोस्तों ये है आपका बचपना, वो एक बचपना था जो आप अभी बोल रहे हो, लेकिन हमें जब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द सैलरी। सैलरी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है ना, पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर यहाँ से हम रीडिंग लगवाएंगे। ठीक है, देखिए सैलरी के चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है सैलरी का होना। अगर सैलरी है तो ही वो आपके सैलरी हेड में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अभी सैलरी क्या होता है तो सुनिए, जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, कैसा होता है बताइए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करेगा, कुछ भी पेमेंट करेगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ की फॉर्म में हो या फिर इन काइंड के अंदर हो, हम उसको क्या मानेंगे? सैलरी ट्रीट करेंगे। हम उसको क्या ट्रीट करेंगे बताइए? सैलरी ट्रीट करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब दो लोगों के बीच में 1 और 2, इन दो लोगों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया कुछ भी, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो, वो क्या बन जाएगा? सैलरी बन जाएगा। सर अब ये बताइए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो उनके बीच में रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है? देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब उन्होंने इस काम को करना शुरू किया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का किया। सर कॉन्ट्रैक्ट कोई कैसे करता है? जब हमें भी याद है कि हमने कभी जॉब की थी या करेंगे, बट हमारे सीनियर्स बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि जब वो जॉब करते हैं तो सीधा जॉब पे जाते हैं, काम धंधा करते हैं, पैसा मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता। दोस्तों आपको याद है कि अपॉइंटमेंट लेटर नाम की चीज़ होती है, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। एक होता है अपॉइंटमेंट लेटर। ये कब दिया जाता है? जब आपको कोई कंपनी रिक्रूट करके अपने यहाँ पर रखने की कोशिश करती है। जब वो आपको रखती है ना तो आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक पेपर पे लिखे जाते हैं। इसका मतलब कंपनी ने आपको अपॉइंट किया उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के ऊपर। उस पेपर पे आपकी डेजिग्नेशन लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, आपको मिलने वाले बेसिक पे अलाउंसेस, परक्विजिट्स वगैरह और आपकी ग्रॉस सैलरी वगैरह सब उसके ऊपर लिखी होती है। और ये लेटर एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कंपनी ने तुमको इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है, वो भी इतनी सैलरी पे। तो वो क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सर अभी तक तो हमें ऐसा लगता था कि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है इट्स जस्ट लाइक अ लेटर जिसमें कुछ लिखा रहता होगा, लेकिन आज समझ आया कि यस वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो ध्यान से सुना, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको अपनी सर्विसेज देंगे और बदले में आप हमको उसके लिए कुछ पे करोगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। यानी दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज ये बोलता है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। लेकिन जब एक इंसान अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देगा तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज।
क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। वही मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विसेज। तो पहले बेस बनाते हैं जिससे ये चीज़ें हमें क्लियर कट हो जाए। मैंने बीच में इसलिए दिखाया सो दैट आपको पता चले कि हम टॉपिक के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब हम इस सैलरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बेसिक एजम्पशन ये मान के चलनी कि आप जॉब करने जा रहे हैं। जब मैं पीजीबीपी पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूँगा आप अपने आप को मालिक समझो कि आपने धंधा खोला है, कोई बिजनेस खोला है, कोई प्रोफेशन आप कर रहे हैं। बट क्योंकि अभी हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को एम्प्लॉय मानेंगे, ठीक है। तो देखिए जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप कैसे पता करता है, अपॉइंटमेंट लेटर से पता करते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है रियलिटी में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होता है, जहां पर एम्प्लॉय ये बोलता है कि मेरे पास जो नॉलेज और स्किल्स है और जो एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से मैं आपको अपनी क्या दूंगा, सर्विसेज दूंगा। और एम्प्लॉयर बोलता है मैं उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको एक पेमेंट दूंगा हर महीने। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, जिसमें ये तक लिखा जाता है कि आप किस दिन कितने बजे आओगे, यानी मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर 7 o'clock तक ऑफिस टाइम हो गया, संडे कभी भी हम बुला सकते हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उस पर लिखी होती है और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज ही कौन से हेड में ले जाता है आपकी इनकम को, सैलरी हेड में ले जाता है। यानी सैलरी हेड में जाने के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का होना जरूरी है। तो बोलो आपको बात समझ आई है। सर थोड़े एग्जांपल दे दो जिससे हम ये समझ पाए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, बात को ध्यान से समझना। पहले थोड़ा सा और समझा दूँ फिर एग्जाम्पल देता हूँ। समझाना बस मुझे एक लाइन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होता है ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में नहीं होता, वो दो लोगों के बीच में होता है। बट उनके बीच में रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होता। सर अब दो एग्जांपल सुनिए। लेट सपोज कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जस्ट एग्जांपल। लेट सपोज कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं मार्केट में जॉब ढूंढने निकला। जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो एक एसेंशियल कंपनी है, उसने कहा कि ठीक है हम आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं, लेकिन शिवम याद रखना कि तुम्हें मंडे से लेकर फ्राइडे तक आना है। सैटरडे संडे तुम्हारा वीक ऑफ होगा, वीक के 2 हफ्ते 2 दिन आपके क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। लेकिन शिवम याद रहे कि सुबह 10:15 से लेट मत हो जाना। मतलब तुम्हें ऑफिस के अंदर एंट्री ले लेनी है 10:15 तक। वैसे ऑफिस का टाइम 10 है, बट क्योंकि लोग दूर से आते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, तो 10:15 के बाद अलाउ ही नहीं है। 10:15 तक ऑफिस में आ जाना और शाम 6 बजे ऑफिस को छोड़ सकते हो। यानी 10:15 से लेकर शाम 6 बजे तक तुम मंडे से फ्राइडे इस ऑफिस में ऑफिस के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करोगे, जिसमें आपको बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना होगा और ऑडिट जैसे काम करने होंगे। यानी उन्होंने मेरे बारे में पूरी डिटेल एक पेपर पे लिख दी कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, जिसके अगेंस्ट कंपनी मुझे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी मुझे कितना देगी, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देगी। तो इट मीन्स कि जो एसेंशियल कंपनी है और जो मैं हूँ, हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हुआ। सर कैसे हुआ, क्योंकि उस इंसान ने, उस कंपनी ने मुझे बताया कि मुझे कब कब आना है, कितने बजे आना है, मेरे वीक ऑफ्स क्या होंगे, मेरी ड्यूटीज़ क्या होंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। यानी मैं मेरे दिमाग से काम नहीं ले सकता हूँ, मुझे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़ेगा। जैसा वो कहेंगे मुझे वैसा करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। लेकिन कैसे करना है वो मुझे बताएंगे, कौन करेगा, वो मैं करूँगा। यानी कि वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे कि मुझे किन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर काम करना है। इट मीन्स कि मेरे में और कंपनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का आ गया। ऐसे में एसेंशियल कंपनी मुझे जो कुछ भी पे करेगी, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या वो सुविधाओं की फॉर्म में हो, वो दोनों की दोनों सैलरी मान ली जाएंगे। सर कैश तो समझ आया, लेकिन ये सुविधा वाला पॉइंट नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है कि शिवम हम तुमको एक कार देंगे जिस कार से तुम ऑफिस से घर से ऑफिस आओगे। हमें अच्छा नहीं लगता आप मेट्रो में आ रहे हो, आप कार से आइए। तो जो वो कार दी गई है वो भी मेरी क्या मानी जाएगी, सैलरी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिवम आप अपने घर में रहते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल घर में रहते हैं, बाहर कौन रहता है। बोले घर आपका काफ़ी दूर है, एक काम करिए नियर बाई फ्लैट ले लीजिए। मैंने कहा इतना पैसा नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा यार शिवम गलत समझ बैठे, वो फ्लैट हम आपको देंगे
ऑनरशिप नहीं देंगे, रहने के लिए देंगे, जिससे आप फ्लैट से ऑफिस तक 5 से 10 मिनट की दूरी पर है, आराम से पहुंच जाओगे, तो तुम्हें थकान नहीं होगी, तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करोगे। तो उस फ्लैट में तुम रह लो। मैं कहूँगा सर अकेले कैसे रह लूँ, तो कहेंगे अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हो। तो इट मीन्स कि उन्होंने मुझे क्या दिया, सुविधा दी है। इसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन भी मेरी सैलरी मान ली जाएगी। उन्होंने कहा शिवम एक काम करो, तुम सुबह जल्दी आ जाया करो। मैंने कहा सर सुबह जिम वगैरह जाना होता है, सुबह मैं अपनी बॉडी पर फिटनेस पर फोकस करता हूँ। बोले एक काम करो, हमारे यहाँ पर नीचे जिम है, मतलब ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पे जिम है, ऑफिस का ही जिम है, आप आके जिमिंग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा सर जिम जाने के बाद स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, नहाना पड़ता है। बोले नहाने के लिए अच्छे अच्छे वॉशरूम बना रखे, आप आराम से नहाइए, कपड़े वगैरह चेंज करिए और इसके बाद अपने 3rd फ्लोर पे आके अपना काम धंधा देखिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जो काम मैं घर पे करता हूँ या जिम में जाके करता हूँ वो सारी सुविधाएं मुझे मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है। तो याद रखिए ये जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं ये सब मेरी सैलरी के अंदर ऐड ऑन होती जाएंगी। सर कैसे ऐड होंगी, अगर जिम की सर्विसेज देंगे या वो आपको कार दे रहे हैं, वो आपको फ्लैट दे रहे हैं, ये कैसे सैलरी में काउंट होगी। तो दोस्तों यही तो मुझे आपको सिखाना है बेटा, यही चीज़ तो मुझे आपको सिखानी है, सैलरी में कैसे ऐड करेंगे परक्यूजिट को, अलाउंसेस को। तो अभी हम पूरी चीज़ें समझेंगे, टेंशन मत लो। जितनी बातें मैंने अभी बोली ये सब हमें पढ़नी है डिटेल के अंदर, मतलब तुम बिल्कुल ज्ञाता हो जाओगे सैलरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब आप मुझे बताइए, आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है। हाँ सर अब बिल्कुल क्लियर हो गया, तो एक लाइन में समराइज करूँ। यस सर, देखिए दो लोगों के बीच में यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो ऐसे में मेरे एम्प्लॉयर से मुझे जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो परक्यूजिट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो अलाउंसेस की फॉर्म में हो, वो क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, जहां पर मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। बोलो बात समझ आई है? यस सर समझ आ गया। अब सर जो दूसरा एग्जांपल था ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वाला, इसका क्या हिसाब किताब है, तो चलिए सुनिए। जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज की, तो इसका मतलब होता है कि मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी एग्जांपल दिया था ना, मैं 6 बजे कंपनी से फ्री हो जाता हूँ। इसके बाद जब मैं घर 8 बजे पहुँचता हूँ, तो 8 बजे क्या है, मेरे अपने खुद के बनाए हुए क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं शिवम हमें ना जीएसटी नंबर लेना है, हमें ना जीएसटीआर 3P, जीएसटीआर 1 या आईटीआर वगैरह आपसे भरवानी है, ऑडिट वगैरह करवानी है, इंटीरियर ऑडिट होती है, कॉन्करेंट ऑडिट होती है, कंपनीज की रिटर्न जाती है AOC4 MGT7 में, वो आपसे करवानी है, कॉन्करेंट ऑडिट करवानी है। तो ये सारे काम मैं 8 बजे से लेकर रात के जितने बजे तक भी मैं कर पाऊंगा उतने बजे तक उनको अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो अब ये बताइए, जब मैं घर पे आ गया हूँ, मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो क्या ऐसे में उन क्लाइंट्स और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? आप बताइए, क्या क्लाइंट्स और मेरे उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं सर, वो थोड़ी आपको बताएंगे कि आपको कब तक काम करना है, रात के 10 बजे तक करना है, 11 बजे तक करना है। वहां तो आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। तो ऐसे में मैं मेरे क्लाइंट को कैसी सर्विसेज दे रहा हूं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं। मैं अपनी क्या दे रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं। उन्होंने मुझे टास्क दिया, वो टास्क कैसे कंप्लीट करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। उन्होंने सिर्फ टास्क दे दिया, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये हो सकती है कि सर ये काम प्लीज 5 दिन तक, 4 दिन तक, 2 दिन तक कर देना, ये हो सकती है। बट वो मुझे नहीं बताएंगे शिवम तुम्हें इतने से लेकर इतने तक मेरे ऑफिस में आना है, वो ये नहीं बताएंगे। वो काम मैं खुद डिसाइड करूँगा, रात को करना है, दिन में करना है, आधी रात, पूरी रात, कभी भी करना हो, वो मैं डिसाइड करूँगा। यानी मेरे और क्लाइंट के बीच में देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन। इट मीन्स हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कैसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज का हुआ है। तो ऐसे में मेरा क्लाइंट जो मुझे पेमेंट करेगा वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ये इनकम मानी जाएगी PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो मुझे मेरे प्रोफेशन के कारण हुई है। सर एक बात बताइए, जब आप जॉब करते थे तो भी तो आप प्रोफेशन ही कर रहे हो? नो दोस्तों, वो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, किसी के बंधन में काम कर रहा हूँ, किसी के टर्म्स एंड कंडीशन में काम कर रहा हूँ। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट।
इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, मैं वहाँ पर रोजगार लेने के लिए गया हुआ, तो वहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, जो भी पेमेंट मिलेगी वो सैलरी हेड में जाएगी। लेकिन रात को 8 बजे से लेकर जितनी भी रात भर में काम करूँगा मेरे अपने क्लाइंट के लिए, वो सारी इनकम मेरी पीजीबीपी की इनकम में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्योंकि मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज का हुआ है। और जॉब जब करता था तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज हुआ था। दोनों में फर्क समझ आया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसमें जो पेमेंट मिलती है वो सब सैलरी हेड के अंदर जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में। बट जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में, वहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। इंसान अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसके बदले उसको पेमेंट मिलती है, और वो जो पेमेंट होगी वो उसके लिए कहलाएगी पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। बोलो समझ आया? ये सर बिल्कुल समझ आया। सर एक एग्जांपल और बढ़िया सा दे दोगे? चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो जितना टाइम आप बेस बनाने में इन्वेस्ट करोगे ना, चैप्टर आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और विश्वास मानो, कोई स्पीड मत बढ़ाना वीडियो की, जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड में पढ़ोगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगी। स्पीड बढ़ा देने से तुम्हारा टाइम तो बचेगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, कॉन्सेप्ट पूरा धज्जियां उड़ जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, अभी प्रॉपर जैसे जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड में पढ़ना। जब आप इस वीडियो को सेकंड या थर्ड टाइम देखोगे तब आप स्पीड बढ़ाना, फर्स्ट टाइम स्पीड बिल्कुल भी मत बढ़ाना, जिस स्पीड के अंदर है उसी में पढ़ो। चलो देखिए, मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं क्या हूँ, एक अब क्या बनूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्या मैं बनूँ, डॉक्टर। क्या बनूंगा, डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई पूरी की है, और पढ़ाई 5 साल पूरी कर लेने के बाद मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई है। अब क्योंकि मेरे पास कोई क्लाइंट तो है नहीं, तो मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और हॉस्पिटल वालों को कहता हूँ कि मुझे अपने यहाँ पर ना एज अ डॉक्टर रख लो, एज अ सर्जन रख लो। क्या रख लो, एज अ सर्जन रख लो। तो कई जगहों पर इंटरव्यू दिया, उसमें से एक हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली का, उन्होंने मुझे रख लिया। उन्होंने मुझे रख लिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कि अगले 5 साल तक हम तुमको रखेंगे, उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर हम बढ़ा देंगे। 5 सालों के लिए मेरा उनके साथ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने कहा देखिए शिवम, ऐसा है कि आप MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप OPD में रहेंगे। किस में रहेंगे आप, OPD में रहेंगे। और TTS वाले दिन आप OT में रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आ रही बात सोने? यानी उन्होंने एम्स हॉस्पिटल ने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन दी, इतने से लेकर इतने बजे तक। इट मीन्स एम्स हॉस्पिटल मेरा बन गया एम्प्लॉयर, और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और उनसे जो पेमेंट मिलेगी वो मेरे सैलरी हेड में टैक्स की जाएगी। कौन से हेड में की जाएगी, सैलरी हेड में टैक्स की जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब देखिए मेरी छुट्टी एम्स से 5 बजे हो गई। मैंने क्या देखा कि एम्स के अंदर जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, मैं उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ और कहता हूँ अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल आओगे, आप जानते हो सरकारी हॉस्पिटल है, टाइम बहुत लगे, ये वो, आप मेरे क्लिनिक पर आ जाना। क्लिनिक मैंने खोला नहीं है, बट अब खोलने की सोच रहा हूँ। मैंने क्या किया, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे को क्लिनिक बना दिया। क्या बना दिया, क्लिनिक बना दिया। अब क्या हुआ कि जो एम्स हॉस्पिटल में जो लोग पेशेंट थे, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हॉस्पिटल में ना आने की जगह वो मेरे कहाँ जाते हैं, क्लिनिक पे आ जाते हैं। और मैं मेरा क्लिनिक शाम 5 बजे के बाद खोलता हूँ, क्योंकि तब मैं हॉस्पिटल से फ्री हो जाता हूँ। जैसे ही 5 बजे के बाद मैं घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे क्लिनिक पे कई सारे पेशेंट्स लाइन लगाए खड़े मेरे इंतज़ार में। अब जब मैं उनको अपनी सर्विसेज दूंगा, जब मैं उनको अपनी क्या दूंगा, सर्विसेज दूंगा, तो बदले में वो मुझे फीस देंगे, पेमेंट देंगे। तो वो पेमेंट मेरी जाएगी पीजीबीपी के अंदर, क्योंकि मेरा उन पेशेंट्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो हुआ नहीं, बट जो अगर हुआ भी है तो वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। मैंने उनको बोला कि मैं आपको डायग्नोस करूंगा, आपको ठीक करूंगा, चेकअप वगैरह करूंगा, और बदले में आपसे अपनी एक टाइम की विजिटिंग फीस इतनी चार्ज करूंगा। दैट मीन्स पीजीबीपी। क्योंकि जब मैं मेरे क्लिनिक पर बैठा हूँ, किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं बैठा हूँ, उसमें मेरा चले, मेरा मन नहीं होगा, मैं मना कर दूँ, अपने कंपाउंडर को बोल दूँ, जितने पेशेंट है सबको बोल दो कि मैं किसी OT वगैरह में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में हूँ, टाइम लगेगा तो आज वो क्लिनिक पे नहीं आ पाएंगे, कल आ जाना, यानी वहां पर मेरी चलेगी। आप समझ रहे हैं? तो आपको बात क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, मिलने वाली चीज को हम सैलरी हेड में टैक्स करते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में कैसा रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं, एज अ प्रोफेशनल होता है। तो उस केस में जो पेमेंट मिलती है वो पीजीबीपी हेड के अंदर जाती है। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सैलरी हेड, इस सैलरी हेड के लिए हमें किस पे फोकस करना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज पे फोकस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें समझ जाओ, employer employee, employer employee, employer employee, whatever amount is paid by employee to his or her employee, his or her employee, his or her employee are chargeable under the head of salary। क्योंकि इनके बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज हुआ है। कैसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। चलिए अब आपका बेस बन चुका है, अब यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा। देखिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखा है, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज अ प्रोफेशनल एग्रीमेंट इन विच द एम्प्लॉय वर्क फॉर एंड इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। ये एक टाइप का प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप एम्प्लॉय कहलाते हैं और आपका मालिक एम्प्लॉयर कहलाता है, और एम्प्लॉयर की टर्म्स एंड कंडीशन और उसके डायरेक्शन पे आपको काम करना होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। और मिलने वाली इनकम क्या कौन से हेड में आती है, सैलरी हेड में जाती है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, इट इन्वॉल्व अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। क्या लिखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऊपर एम्प्लॉयमेंट के में कवर था, यहाँ पर क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से एम्प्लॉयड है, खुद का क्लिनिक खोला हुआ है। इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू आर बिजनेसेस एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई उसको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। दोस्तों अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए प्लीज। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं, चलो मेरा अपना एक कोचिंग सेंटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरा अपना एक कोचिंग सेंटर है। मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर को बोला, मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ना, ये सब फ़ोन में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी आई साइट वीक हो चुकी है। तो क्या आप हमारे यहाँ पर 2 दिन का आई कैंप, मतलब आई को चेकअप करवाने के लिए कैंप खोलेंगे? उन्होंने कहा क्या टाइमिंग होगी? मैंने कहा देखिए बच्चों को हम अपने यहाँ पर ना सुबह 8 बजे से क्लासेस के लिए बुला लेते हैं और 8 से लेकर 12 बजे तक हमारे सेंटर पे क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि 8 से 12 अगर आप आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने बच्चों के पढ़ने आए होंगे तो उनका फ्री में आप चेकअप कर देना, बच्चों के लिए फ्री में, बट हम आपको पे करेंगे। तो क्या आप आ जाएंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा चलिए ठीक है, मैं इन 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ पर 8 से 12 आ जाया करूँगा। एक कैंप लगाएंगे जिसमें आइज़ का हम चेकअप करेंगे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब जितने भी बच्चे हैं उन सबका मैं क्या करवा रहा हूँ, उन डॉक्टर से आई चेकअप करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे तो डॉक्टर को देना पड़ेगा ना। अब आप ये बताएंगे कि मेरे और डॉक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है? ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, विद रीजन। आपको रीजन भी देना है। बोलो क्लियर हुआ? चलिए बाकी मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा, बट फिलहाल अभी आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करिए सो दैट मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले पॉइंट पे, फर्स्ट वाले पॉइंट पर मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, उन एग्जांपल को देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के सामने एग्जांपल ये रहा। ये जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, इन एग्जांपल को हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलिए आप जरा फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो पहला एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि सुजाता एक एक्ट्रेस है, इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ ₹2 lakhs। देखिए सुजाता जो है ना, वो चोपड़ा फिल्म्स के यहाँ पर काम करती हैं और उन्हें महीने का रेम्युनरेशन कितना मिलता है, 2 लाख रुपए। ठीक है सर। शी एक्ट इन वेरियस फिल्म प्रोडक्शन बाई वेरियस प्रोड्यूसर्स, और कई सारे प्रोड्यूसर्स मूवीज़ बनाते हैं, उनमें ये क्या करती है, एज अ एक्टर वहाँ पर काम करती हैं। ठीक है। द रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म इज डायरेक्टेड पेड टू चोपड़ा फिल्म्स बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, और जो भी पेमेंट आती है वो चोपड़ा प्रोड्यूसर्स को आती है। जो डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उनको पेमेंट करते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊँ इस चीज़ को। देखिए ऐसे समझिए, मैं एक एक्टर हूँ, ठीक है, और मैं चोपड़ा फिल्म्स में काम करता हूँ। चोपड़ा फिल्म्स वालों ने कहा है कि शिवम हम आपको हर महीने 2 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? 2 लाख रुपए देंगे, और हम जहाँ भी तुम्हें भेजेंगे तुम वहाँ चले आना, अपनी एक्टिंग करके आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, चाहे तुम भेजो या ना भेजो। उन्होंने कहा ठीक है।
अब कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जब कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है, एक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो इनको फ़ोन कर देते हैं और इनको बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे इस एज ग्रुप का लड़का लड़की जो भी है वो चाहिए और उससे ये वाली एक्टिंग करवानी है। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, किसको, चोपड़ा फिल्म्स को। चोपड़ा फिल्म्स मुझे बोलते हैं शिवम तुम्हारा रोल जो है वो उस जगह पर है, उस जगह पर पहुंच जाओ, वो डायरेक्टर तुम्हें डायरेक्ट करेगा और अपनी सर्विसेज वहाँ देकर आ जाओ। अब होता ये कि जब मैं उनको प्रोड्यूसर्स को वहाँ सर्विसेज देने जाता हूँ तो वो प्रोड्यूसर पेमेंट मुझे नहीं करते, मेरे मालिक को करते हैं। मुझे भी ये नहीं पता मेरे मालिक को कितनी करते हैं, बट मेरा मालिक मुझे हर महीने 2 लाख रुपए देता है। कितना रुपए देता है? 2 लाख रुपए। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये बताइए कि यहाँ पर जो मुझे 2 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो क्या है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है? करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। कैसा है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का है, क्योंकि वो चोपड़ा फिल्म्स मेरा एम्प्लॉयर है और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो 2 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? वो इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी कहलाएगा। और किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का है। चलिए पढ़िए इसका आंसर। इन दिस केस ₹2 लाख विल बी कॉन्स्टिट्यूट सैलरी इन द हैंड्स ऑफ सुजाता सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट बिटवीन चोपड़ा फिल्म्स एंड द सुजाता। यहाँ पर इस इनकम को सैलरी हेड में टैक्स करेंगे, क्योंकि सुजाता और फिल्म्स के बीच में, चोपड़ा फिल्म्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसी में आगे लिखा हुआ है, इसी एग्जांपल में, इन द अबव एग्जांपल इफ सुजाता एक्ट इन वेरियस फिल्म एंड गेट अ फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। देखिए ये लाइन क्या बोलता है कि अगर सुजाता अलग अलग प्रोड्यूसर के पास अपनी सर्विसेज खुद जाके देती हैं, चोपड़ा फिल्म्स के बिहाफ पे नहीं जा रही हैं, वो खुद जाके वहाँ पर क्या दे रही है? अपनी सर्विसेज दे रही हैं। द सेम इनकम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन सुजाता एंड फिल्म प्रोड्यूसर। देखिए अब की बार क्या है कि सुजाता जो है ना वो प्रोड्यूसर से खुद बात करती हैं और वो उनके पास चली जाती हैं। तो ऐसे में वो प्रोड्यूसर जो उनको पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज इनकम अंडर द हेड्स ऑफ PGBP, क्योंकि वो अब किसी टर्म्स एंड कंडीशन में रहकर काम नहीं कर रही हैं। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है। क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल अगला है कि कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी। दोस्तों डायरेक्टर की बात हो रही है, तो डायरेक्टर को लेकर ना मुझे कुछ पॉइंट्स आपको कराने भी है, तो जरा डायरेक्टर को लेकर पॉइंट सुनिए। देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि डायरेक्टर बहुत ही ऊंची पोस्ट होती है। हाँ बिल्कुल, एक कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट होती है वो टॉप लेवल वाली होती है। देखिए डायरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि फुल टाइम डायरेक्टर और एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होता है? आप कहेंगे सर फुल टाइम अच्छा होता होगा। नहीं दोस्तों, पार्ट टाइम वाला ज़्यादा अच्छा होता है। पता है क्यों? क्योंकि फुल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट तो डायरेक्टर वाली होती है, लेकिन काम एम्प्लॉय वाला होता है। क्योंकि उसको मालिक ये बोलता है भाई तुम भले ही डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, लेकिन तुम्हें सुबह 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक अपनी सर्विसेज देनी है। इट मीन्स कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया। वहां पर वो डायरेक्टर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा है। वो डायरेक्टर होने के बावजूद भी एज अ एम्प्लॉय ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उसको टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है, उसको उसका रेम्यूनरेशन बताया गया है। इट मीन्स अगर फुल टाइम डायरेक्टर है तो उसको मिलने वाली रेम्यूनरेशन क्या कहलाएगी? सैलरी कहलाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। लेकिन वहीं पर एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या करता है? महीने में 2 महीने में एक बार आता है, सारा मैनेजमेंट सबको समझा के वापस चला जाता है। फिर दोबारा से वो 2-3 महीने बाद आता है, सारा सुपरविजन करता है और देखता है कि इन पॉलिसीज को कैसे फ्रेम करना है। दैट इज पार्ट टाइम डायरेक्टर। यहाँ पार्ट टाइम डायरेक्टर जो है वो किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज वहां पर दे रहा है कंपनी को, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ऐसे में फुल टाइम डायरेक्टर को मिलने वाला रेम्यूनरेशन जो है वो PGBP हेड के अंदर टैक्स हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। बोलो क्लियर हुआ? डायरेक्टर वाला पॉइंट ये सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम जरा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर। कमीशन मिला है एक डायरेक्टर को फ्रॉम अ कंपनी इज अ सैलरी इफ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। साफ साफ लिखा है एक डायरेक्टर को अगर सैलरी मिल रही है तो वो उसके लिए क्या मानिएगी? सैलरी हेड मानिए, क्योंकि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा है। द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द सेड कमीशन कैन नॉट बी चार्ज एज सैलरी बट हैज चार्ज ईदर एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। देखिए अगर वो डायरेक्टर एज अ टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं कर रहा तो हो सकता है वो डायरेक्टर के लिए PGBP की इनकम बन जाए, और हो सकता है वो डायरेक्टर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाए। वो डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। क्लियर है?
चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। देखिए पार्टनरशिप के बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, बट नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। बिकॉज पार्टनरशिप में ना सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, हम ये जानेंगे कि क्या पार्टनरशिप में जो हम सैलरी पार्टनर्स को देते थे, क्या वो भी हमारी सैलरी हेड में टैक्स होती है या नहीं होती है। तो मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए बात यह है कि जब पार्टनरशिप की बात करते हैं, आपको पता है पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को कर रहे होते हैं, उसमें कोई भी पार्टनर जो होता है वो एक दूसरे का एम्प्लॉय नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या होता है एक मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और हर इंसान अपने आप में क्या होता है, अपने अपने हिस्से तक का ऑनर होता ही नहीं होता है। यस बिल्कुल होता है। याद करो क्लास नंबर 12 जब आप लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, तो याद है जब आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें आप क्या करते थे कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सैलरी को डेबिट करते थे और उसके बाद आता था आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये सोचिए जरा कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है, आपको याद है जैसे पहले होता था ए बी और सी पार्टनर है, ए को सैलरी चाहिए, बी को कमीशन चाहिए, सी को इंटरेस्ट चाहिए, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर को सैलरी मिलती है, क्या वो भी सैलरी हेड में टैक्स होती है। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना हो ना तो एक चीज पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, क्या सैलरी हेड में आने के लिए एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना जरूरी है। यस सर, आपने ये अभी समझाया था एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो खुद से सोचो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का और फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का और पार्टनर का क्या एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप होता है। सर बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज अगर 3 पार्टनर है वो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं तो वो तीनों पार्टनर एज अ ऑनर ट्रीट किए जाते हैं, एज अ ऑनर। उनको कोई नहीं बताएगा कि आपको सुबह 10 बजे आना है 11 बजे आना है, क्योंकि उनका खुद का पैसा लगा हुआ है, वो तो बहुत मेहनत करके काम करेंगे। वहाँ पर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, बिकॉज वहाँ कोई सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती कि आप बोलो कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, पार्टनर्स अलग है। ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही तो एक्सटेंशन वर्जन पार्टनर होता है, पार्टनरशिप। दोस्तों आपको एक बात पूछूं, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनका नाम पार्टनर या पार्टनरशिप क्यों होता है, आप जानते हैं। देखिए पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जैसे कई सारे ऑनर होते हैं ना, तो पार्ट ऑनर कई सारे ऑनर अगर एक ही चीज़ के हो जाते हैं तो पार्ट ऑनर कहलाते हैं। उसी को मिक्स करके बना दिया पार्टनरशिप। क्या बना दी गई, पार्टनरशिप बना दी गई। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एम्प्लॉय जैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता, बल्कि हर मेंबर अपने आप में क्या होता है, एक मालिक की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म अगर अपने मेंबर को सैलरी के नाम पे कोई रेम्युनरेशन पे कर रही है तो वो सैलरी नहीं मानी जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो तो प्रॉफिट का एक पार्ट है जिसको वो सैलरी कमीशन बोनस करके वो दे रही है, अदरवाइज वो सैलरी रियलिटी में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉयर नहीं है और पार्टनर्स एम्प्लॉय नहीं है जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलने वाला जो रेम्युनरेशन है, सैलरी वगैरह है, वो सैलरी हेड में नहीं जाती, वो सीधा पीजीबीपी हेड में जाती है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही क्या है, एक पार्ट है। तो बताओ आपको समझ आइए। तो क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी हेड में जाती है, आंसर इज नो। किस में जाती है, पीजीबीपी हेड में जाती है, बिकॉज यहाँ पर पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, इसलिए ये सैलरी हेड में नहीं जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स में सैलरी हेड को पढ़ने के लिए पहले सैलरी जान तो लो, उसके बाद आप पढ़ना इनकम टैक्स में सैलरी क्या होती है। सैलरी तो जान लो, पता चले कोई क्लाइंट आया वो आपको बता रहे वो पार्टनरशिप फर्म में सैलरी ले रहा हो, आप एकदम बोल दो अरे सैलरी ले रहा हो, क्यों सैलरी हेड में डाल दो। नहीं दोस्तों, सोचो विचारो समझो, तभी तो आपको इनकम टैक्स डिटेल में पढ़ा रही है, जिससे कभी कोई क्लाइंट आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ सो दैट आपकी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लीज़ ये एग्जांपल देखिए। यहाँ इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी पेड टू पार्टनर बाय अ फर्म इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट any salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to receive by a partner of a firm shall not be regarded as salary। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलने वाली रेमुनरेशन, चाहे वो सैलरी के नाम से हो, चाहे वो कमीशन के नाम से हो या किसी भी नाम से हो, वो सैलरी हेड में नहीं आएगी, बिकॉज एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता। आगे लिखा हुआ है दिस सेम
इज टू बी चार्ज एज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और ये सेम इनकम किस में चार्ज की जाती है, पीजीबीपी हेड में की जाती है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड इट्स पार्टनर इज नॉट दैट द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में और एम्प्लॉय के बीच में, सॉरी एम्प्लॉय कह रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इस वजह से। ठीक है, बोलो समझ आया? इतना पॉइंट क्लियर है? ये सर क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और देखना ध्यान से, वो क्या चीज़ है कि आपने देखा कि जो हमारे यहाँ पर एमपी एमएलएज वगैरह होते हैं, ये जब चुनकर आते हैं तो ये जनता के बीच में, जनता के दरबार में बैठते हैं, होता ही नहीं होता। सर पहले तो मैं ये बताइए, जो एमपी एमएलए होते हैं ये होते कौन है? देखिए जो हमारे हम जिनसे हमारे ऊपर अगर कोई बंदा है जिसको हम अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो वो होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो आपकी विधानसभा है ना, ये उसका मेंबर है। तो ये अपने मोहल्ले को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंसान जो एमएलए है वो क्या कर रहा है, हमारे उस पर्टिकुलर मोहल्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसी एमसीडी में वार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर जो साफ सफाई के लिए होता है, तो वहाँ के जो निगम पार्षद चुने जाते हैं ना, वो अपने अपने वार्ड की शिकायत और उनके समाधान के लिए चुने जाते हैं। फिलहाल मैं अभी एमएलए की बात कर रहा हूँ, तो एमएलए का एक पूरा एरिया है, वो उसकी समस्या लेकर जाएगा, अपने मुख्यमंत्री से फंड लेगा, गली मोहल्ले में नदी नालियाँ नालियाँ बनवाएगा और सड़कें वगैरह बनवाएगा। समझ रहे हैं बात को? फिर उसके ऊपर आता है एमपी, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, तो जो लोकसभा वाला पार्ट होता है इसके अंदर ये क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कौन? जो एमपीज होते हैं। तो इनके में क्या होता है ना कि इनके अंडर में 3-4 एमएलएज का एरिया, इतना बड़ा एरिया एक एमपी को दे दिया जाता है, तो वो उस पूरे मोहल्ले की छानबीन करता है और इनको तो फंड भी मिलता है, इसको एमपी लैड भी बोलते हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपए ने हर साल मिलता है एमपीज को, ताकि वो फंड्स को एलोकेट वगैरह कर पाए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये कि जो एमएलए और एमपी है, इनको सरकार की तरफ से जो तनख्वाह दी जा रही है, जो सैलरी दी जा रही है, क्या वो सैलरी हेड में टैक्स होगी या नहीं होगी? मैंने आपको एमएलए भी बता दिया कौन होता है, एमपी भी बता दिया कौन होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, अभी के भी आंसर करिए वीडियो को पॉज करके, कि क्या एमपी और एमएलए को मिलने वाली सैलरी क्या सैलरी हेड में आएगी? दोस्तों मेरे हिसाब से आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप सही से चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो जब सैलरी रिलीज़ करती होंगी उनको, तो क्या मिनिस्ट्रीज़ और एमपी एमएलएज के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? सोच के देखो जरा, कॉमन सेंस लगाओ। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर टाइप होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए सुबह 10 से लेकर 6, बट एमपी एमएलए में तो कोई टाइमिंग ही नहीं होती। ये तो 24 घंटे काम भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, ये तो 7 दिन काम करते भी, नहीं भी करते हैं, तो इनकी तो कोई टाइमिंग होती नहीं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मिनिस्ट्रीज जब भी एमपी एमएलए की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो देयर इज नो एम्प्लॉयर नो एम्प्लॉय, दे आर रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ देयर लोकेलिटीज़, ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए तो इनका चयन जो किया जाता है वो एज पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1961 के थ्रू किया जाता है। इनका जो चयन होता है ना, जो चुनाव होते हैं, वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के थ्रू होते हैं। नाम से समझ रहे, पीपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पूरा मोहल्ला जाके मुख्यमंत्री के पास बैठ जाएगा तो मुख्यमंत्री समझ नहीं पाएगा, तो ऐसे में क्या, उन मोहल्ले को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान भेज दो। इसीलिए इनके जो चुनाव होते हैं वो एज पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है, क्योंकि ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल के चेहरे हैं, लोगों के चेहरे हैं। तो ऐसे में ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, और जो उनको सैलरी देने वाला जो मंत्रालय है वो कोई एम्प्लॉयर नहीं जिसने इसको टर्म्स एंड कंडीशन में बांधा हो। सर टर्म होती तो है 5 साल की, अरे भाई वो तो यार उनका चयन का कार्यक्रम होता है कि इतने साल तक तुम रहोगे, वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी है वो, और उनके कार्यों का स्कोप होता है कि वो कितने तक का कार्य कर सकते हैं। तो ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में होता है। इसीलिए एमपी एमएलए को मिलने वाली जो सैलरी होती है, सैलरी बोलने के बावजूद भी वो सैलरी हेड में टैक्स नहीं की जाती है, वो टैक्स की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बोले कि किस में की जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में की जाती है। अच्छा सर, अभी तक तो हम ऐसा समझते रहे कि एमपी एमएलए को जो सैलरी मिली है वो सैलरी हेड में जाती है। दोस्तों आप लोग ऐसा मत करो, बाकी लोग करते हैं, समझ आता है, बिकॉज उन्होंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, उनको ज़्यादा खास नॉलेज नहीं, वो गलत भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं। बट हम तो भैया प्रोफेशनल्स हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं? हमें देखना है कि सैलरी हेड में आने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। ठीक है सर, अब गुस्सा मत होइए, हम समझ गए। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं हमेशा चेक करो, इज देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज और अपॉइंटमेंट लेटर, इज देयर इज एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप? इफ यस, देन यस, of course it will be included under the heads of salary, otherwise it will include any other heads of income, right? कोई डाउट?
पक्का ना? तो एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी सैलरी हेड में जाएगी? बोलो एक बार। नहीं सर अब तो नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी सर? वो नहीं पता। अरे भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एक क्वेश्चन देखिए प्लीज, एग्जाम्पल देखिए प्लीज। एग्जाम्पल में देखा है, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट टैक्स अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी एज सच पर्सन इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सच इनकम वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। साफ साफ लिखा हुआ कि जो एमपी और एमएलए होते हैं इनको जो सैलरी मिलती है वो रियलिटी में सैलरी हेड में टैक्स नहीं होती, बल्कि इनकी जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स की जाती है। आई होप दोस्तों हमने जो अभी तक मेरे हिसाब से हम लोगों ने अभी 40 मिनट लगा लिए होंगे, 35-40 मिनट हमने लगा लिए अपनी इस वीडियो में। 35-40 मिनट से हमने सिर्फ पहले पॉइंट पे फोकस किया, क्योंकि पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा था और इसको समझना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये गलत समझाना आपने या नहीं समझा तो आप एक इंसान अपने क्लाइंट की इनकम गलत हेड में डाल दोगे। और जानते हो गलत हेड डालने से क्या होगा? वो तो जेल जाएगा, वो तो यूं बोल देगा कि रिटर्न मैंने इससे भरवाई है, आप लोग जेल चले जाओगे, आप लोग जेल जाओगे। सर पक्का यही बात है, हम तो ऐसा सोच रहे थे उसका काम बिगड़ा है वो जाएगा। भाई वो तो बोल देगा वो तो इनोसेंट है, उसने एज अ प्रोफेशन समझ के आपको पैसे दिए, आपसे काम कराए, आपने गलत किया तो आप ही तो पकड़े जाओगे। इसलिए गलत हेड में इनकम ना चला जाए। तो चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर 1 पे एक लाइन में एक बात को खत्म करते हैं। सर ओके आग बंद करिए। पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉय टू हिज और हर एम्प्लॉय आर चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, आइदर इट इज अ कैश फॉर्म और इन काइंड फॉर्म। समझ रहा है? दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी हेड में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीपी में जाते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनी डाउट? चले आगे? यस सर प्लीज चलिए। तो पॉइंट नंबर 1 के सारे एग्जांपल क्लियर हो गए ना? पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ, ठीक है? और एक चीज बता दूं, घबराना नहीं है, चैप्टर बहुत मजेदार है। आप बस मेरे साथ रहना, सच बता रहा हूँ पूरा सैलरी का चैप्टर मक्खन जैसा रहेगा आपका, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये जरूरी नहीं कि सैलरी हेड के लिए फुल टाइम ही होना जरूरी है। भाई आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हैं तो भी ये सैलरी हेड के अंदर ही जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लो कि मैं जैसे सुबह टीचिंग करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं इकोनॉमिक्स फैकल्टी के अंदर एज ए इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन गया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ। वैसे हफ्ते में सिर्फ 7 दिन में से 5 दिन जाना होता है और वो भी 3 घंटे के लिए जाना होता है। तो मैं वहाँ 3 घंटे के लिए जा रहा हूँ, उधर से मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, क्योंकि मैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलने वाला जो रेम्यूनरेशन है वो मेरे सैलरी हेड के अंदर जाएगा। होता ये है कि जनरली 12 बजे तक हम वहाँ से फ्री हो जाते हैं और अपने घूम घाम के घर 2 बजे तक तो पहुँच ही जाते हैं। चाहे कितना भी आराम से चलेंगे तो 2 बजे तक तो घर आ ही जाएंगे, वैसे जल्दी आ जाते हैं। जब हम 2 बजे घर आ जाते हैं उसके बाद क्या सोचते हैं, यार आधा दिन पड़ा हुआ हम क्या करें? तो चलिए एक काम करते हैं, हम कहीं पर ना पिज़्ज़ा हट में या डोमिनोज में या बर्गर किंग में या जोमेटो में या फिर स्विगी में एज अ डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ दोस्तों डिलीवरी बॉय बन जाते हैं और दोपहर 2 बजे से शुरू करेंगे और शाम को शुरू करें 2 बजे से भी नहीं, आराम से मस्त सोएंगे, 5 बजे निकलेंगे जब लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि पीक टाइम जो होता है ना वो यही होता है, यहाँ ऑर्डर ज़्यादा किए जाते हैं। 5 बजे से लेकर रात 11 तक खूब सारे ऑर्डर आते हैं, बीच में दोपहर में थोड़े कम आते हैं, ऑफिस के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो होता ये कि मैं 5 बजे अपनी बाइक पर पीछे रख के जोमेटो स्विगी का लेकर चल पड़ता हूँ, ठीक है? जैसे ऑर्डर आया मैंने पिक किया, वहां से पिक किया ऑर्डर और उधर जाके क्लाइंट को ड्रॉप कर दिया। पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। और पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन का मतलब है वही 4 से 5 घंटे के अंदर मैंने 2000 रुपये कमा ली। क्या गलत बात है बताइए? अगर मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ तो महीने का कितना हो गया? 60,000। अगर मैं हर दिन जा रहा हूँ तो अगर मैं 2-3 छुट्टी कर रहा हूँ तो भी 50,000 रुपये सीधे सीधे आ रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ऐसा कोई काम करता हूँ तो ये बताइए क्या मैं स्विगी और जोमेटो के लिए क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बंधन में बंधा हूँ? बस मुझे इसका आंसर दीजिए। सर आप तो ना हर एग्जाम्पल में हमें फंसा देते हो, हम सोच ही नहीं पाते इज देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो आप मुझे बताइए स्विगी एंड जोमेटो पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, क्या मैं उनका एम्प्लॉय हूँ? दोस्तों अगर मैं सच बोलूँ ना, सच बोलूँ तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और मैं जितने बुकिंग्स लूँगा उस हिसाब से वो मुझे पेमेंट करेंगे। लेकिन एक उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि आप जो है यूनिफॉर्म में जाएंगे, प्रॉपर तमीज़ से बात करेंगे, पेमेंट अगर वो ऑनलाइन करे या कैश करे आप उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन तो देखिए होती है, वो बात अलग है कि टाइमिंग जब आप चाहें तब आप अपनी लॉगिन करके अपने ऑर्डर को ले सकते हैं। बट येस देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशन। इट मीन्स कि मैं स्विगी और जोमेटो का क्या हूँ? एक एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर काम कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मैं भले ही पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा मन नहीं करता, मन करता दोस्तों के साथ घूमने जाओ तो मैं उस दिन लॉगिन नहीं करता, मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आता, अगले दिन मैं थोड़ी ज़्यादा ऑर्डर ले लेता हूँ। मतलब
माना कि इसमें मेरी चल रही, बट एम्प्लॉयर की टर्म्स एंड कंडीशन तो है ना कि आपको तरीके से बात करनी है, ये है वो है, सब तो है ना। माना कि वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, तो क्या पार्ट टाइम जॉब सैलरी हेड में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो यही पॉइंट है कि अगर कोई जॉब आप फुल टाइम कर रहे हैं तो भी वो सैलरी हेड में जाएगी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं ना तो भी वो सैलरी हेड में जाएगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो। आपको समझ आ गया? तो स्विगी और जोमेटो के केस में क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, चाहे भले ही वो पार्ट टाइम ही क्यों ना मेरे लिए, बट वो मेरी सैलरी हेड में जाएगा ही जाएगा। बुल पॉइंट क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अगला थर्ड पॉइंट, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स। ये फॉरगोइंग ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सैलरी को फॉरगो कर देना, फॉरगो का मतलब है त्याग देना, मुझे नहीं चाहिए सैलरी। क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे पेमेंट की सैलरी की, मैंने वो पेमेंट ले ली और 2 दिन बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाके वो वापस कर दी। मैंने कहा सर मैं इस महीने की सैलरी नहीं लूँगा। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को पढ़ाने में लगाइए, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनकी किताबों के लिए, उनकी ड्रेस के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, अगर हो सके तो ये पैसा उन लोगों तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा शिवम ये तो काम तुमने बहुत ही अच्छा किया, अगर हर इंसान ऐसे करने रहे तो देश में कोई भी इंसान अशिक्षित ना रहे पैसों की वजह से। मैंने कहा सर इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं मेरी सैलरी फॉरगो करना चाहता हूँ। फॉरगो मतलब है त्यागना चाहता हूँ, त्यागना चाहता हूँ। अब जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, सरकार को बोलूंगा सरकार 12 महीने मैंने वहां पर मतलब 1 साल जॉब की, जिसमें 11 महीने तो मैंने सैलरी विड्रॉ की, बट 1 महीने की सैलरी मैंने फॉरगो कर दी, उनको वापस कर दी। सरकार ने कहा भैया हमें फर्क नहीं पड़ता, फॉरगो करो चाहे कुछ करो, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार कह रही तुम पैसा लेकर आओ, यूं गली में यूं लुटा दो, उठाओ एक भी नहीं, सबको बीन लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना सैलरी कहीं भी उड़ाओ, पानी में डालो, फॉरगो कर दो, हमें उस सैलरी पे भी टैक्स चाहिए। वरना ऐसे तो हर इंसान, और वो भी हम इंडियंस को अगर ऐसे सरकार बोल दे कि फॉरगोइंग सैलरी नहीं मानी जाएगी, तो हम तो सैलरी लेने के बाद क्या बोलते, भैया हमने तो फॉरगो कर दी, हम तो मेट्रो के पास जा रहे थे, हमें कोई मिला तो हमने सोचा उससे पैसे वैसे दे दे, हमने पूरी सैलरी उससे दी थी, अब तो कुछ बचा ही नहीं जेब में सर, हम तो खुद ही फकीर इंसान है, हम तो गरीबों की मदद करते हैं, तो प्लीज़ हमें उल्टा फंड करिए। टैक्स तो दूर की बात है, आप हमें फंड करिए। भैया हम इंडियंस को तो क्या है, उंगली पकड़ी, हम तो हाथ पकड़ लेते हैं, पूरा होता ही नहीं होता। तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी जो है वो सैलरी मानी जाएगी, भले ही रियलिटी में आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे आस्था से आपने सैलरी फॉरगो कर दी, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स, आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है इस चीज का, चलिए एग्जाम्पल देखिए प्लीज। आप इसका एग्जाम्पल क्या बना है कि मिस्टर ए एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर दैट he is not interested in receiving the salary for the month April 2023 and same might be donated to charitable institution। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि सर मैं अप्रैल 2023 की सैलरी विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी इस सैलरी को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान कर दी जाए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट ही कैन नॉट चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी फॉर अप्रैल 2023। It is not due to instruction that the donation was made to be charitable institution by employer. It is only application of income। सरकार ने साफ साफ बोल दिया देखिए मिस्टर ए आपने अपनी सैलरी को फॉरगो किया है, इट डज नॉट मीन कि वो तुम्हारी इनकम नहीं है, वो तुम्हारी इनकम थी, है और तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो तुम्हारे पास है या नहीं है। वो तुम्हारी एक एप्लीकेशन कराई कि तुमने उसको दान पुण्य में डाल दिया, इससे तुम्हें संतुष्टि मिली, सरकार को संतुष्टि मिलेगी टैक्स देकर, जो तुमको देना पड़ेगा। तो तुमने जो सैलरी फॉरगो की है वो फॉरगो सैलरी सब्जेक्ट टू टैक्स होगा ही होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हैंस द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, और इसी कारण से मिस्टर ए की वो सैलरी मान ली जाएगी। ठीक है, फिर आगे लिखा है ही इज हाउएवर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर द अमाउंट डोनेशन टू द इंस्टीट्यूशन। दोस्तों जब मैं आपको डिडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 80G में जो हम डोनेशंस करते हैं ना, उन डोनेशंस पर हमें डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन जानते हो ना, जो GTI ET CCI TU में मिलती है, उसमें हमें इस डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी, बट सैलरी में वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। वही बात यहाँ पर लिखी है, और ये डिडक्शन भी तभी मिलेगी जब आपने ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो किया हुआ है, न्यू टैक्स रिजिम में 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो वही लिखा है ओनली इफ मिस्टर ए एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट हो जाएगा ओल्ड की ओर, तभी ये उसको डिडक्शन जो है वो मिलेगी। बोलो समझ आया?
तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार इसको इनकम ट्रीट करती है और आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? चले आगे। तो बताओ पहला पॉइंट क्या था, अभी कभी याद कर लो तुरंत के तुरंत, ठीक है। पहला पॉइंट था सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से मिलने वाली हर चीज क्या बन जाएगी, सैलरी बन जाएगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर हम जॉब कर रहे हैं चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, उससे जो भी सैलरी मिले वो सैलरी हेड के अंदर जाएगी। थर्ड हमने पढ़ा फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज सब्जेक्ट टू टैक्स, चाहे हम अपनी सैलरी को छोड़ भी देंगे ना तो भी हमें उसके ऊपर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सरेंडर ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 वुड बी एग्जाम। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। अब हुआ ये कि मैंने देखा कि जब मैंने अपनी सैलरी अपने मालिक को दे दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दी, तो सरकार ने बिल्कुल भी दया रहम नहीं दिखाई। मैं दिल से चाहता था डोनेशन देना, दे दी, लेकिन सरकार ने मुझे माफ़ी नहीं दी। मेरी सैलरी इनकम तब भी ट्रीट की गई, मेरी इनकम में वो चीज़ ऐड की गई और मुझसे उसके ऊपर भी टैक्स लिया गया जो सैलरी मैंने ली ही नहीं एक्चुअली में। तो उसे समझ आ गया कि देश में भला करना तो बहुत गलत चीज़ है, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारे घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमने एक स्कीम तुम्हारे लिए बनाई, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। अगर तुम तुम्हारी सैलरी को छोड़ना चाहते हो तो गवर्नमेंट के पास आइए, गवर्नमेंट की गुल्लक में दान करिए, गवर्नमेंट की गुल्लक में दान करिए, गवर्नमेंट आपकी सैलरी नहीं मानेगी। वाह चाचा, ये बात थी ना, तो सीधा बोलते ना गवर्नमेंट कि अगर तुम फॉरगो सैलरी करके किसी और को दे रहे हो तो हम सैलरी मानेंगे, लेकिन अगर वही फॉरगो सैलरी कर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हो, गवर्नमेंट की गुल्लक में डाल रहे हो, तो वो सैलरी नहीं मानेगी, उस पर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। वाह चाचा वाह, अब बात समझ में आई हमारे, मतलब गवर्नमेंट के दिमाग देखो। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही किसी और को दोगे तो दान नहीं मानेंगे, और हमें दोगे तो हम दान मानेंगे, हमसे गरीब तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बट याद रहे सेक्शन 2 है ना, हाँ, सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर स्कीम, ये है ना वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। अगर इस स्कीम के तहत आपने सेक्शन 2 वाले फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो ऐसे केस में सरकार कहेगी एक बात बताओ, हम तुम्हारी सैलरी पर क्या लेते, टैक्स लेते, तुमने तो भैया पूरी सैलरी ही हमें दे दी, तो उस सैलरी पे हम टैक्स मांगेंगे तुमसे नहीं, वो सैलरी एग्जम्प्ट कर दी जाएगी, ठीक है। खूब सारा डोनेशन दो, गवर्नमेंट ऐसे प्यार से एकदम बोलती है गाल को पकड़ते हुए कि खूब सारा डोनेशन दो, बहुत अच्छी बात है, तुमसे भला इंसान तो कोई हो ही नहीं, खूब सारी दुआएं मिलेंगी, फट फूलो फलो, ठीक है, इस टाइप की। बट किस में डालो आप, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1962 वाले फंड के अंदर डाल दो, तो उस पर तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट तुमने अगर किसी और को दिया, फॉरगो कर दिया, तो नहीं भैया, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। अगला पॉइंट है फिफ्थ, एम्प्लॉयर बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स on salary of employee is included in the salary income of employee, however as per section 10(10)(c) of income tax paid by employer on non monetary perquisite on behalf of employee would be exempt। ये पूरा पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर जो था ना वो था मेल और एम्प्लॉय थे एक फीमेल। जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए, ज़्यादा दिमाग में बेकार की चीज़ें मत लाना, क्योंकि मुझे समझाना है तो ऐसे एग्जाम्पल मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। अपना माइंड क्लियर रखना बस, ठीक है, और इंटेंशन मेरी क्लियर रखना कि क्या इंटेंशन की वजह से मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का ऊंची पोस्ट पर बैठा था क्योंकि वो मालिक था, एम्प्लॉयर था। लड़की उसके यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती है और उसे शायद वो लड़की पसंद आ गई, उसकी स्किल्स वगैरह पसंद आ गई, तो उसने उसको जॉब पर रख लिया। इसके बाद होता ये है कि वो एम्प्लॉयर बोलता है कि एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, तुम बड़ी घबराई से जरूर, क्या बात होगी। लड़की ने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी टेंशन रहती ही है, मतलब चीज़ों को लेकर। तो एम्प्लॉयर ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले कैसे? बोले जो भी तुम्हारा टैक्स बनता होगा ना, सारा टैक्स मैं पे कर दूंगा। यही तो टेंशन है ना कि तुम्हारी सैलरी ज़्यादा बचती नहीं टैक्स वैक्स देने के बाद। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा जितना टैक्स बनेगा आई विल पे इट, मैं पे कर दूंगा। अब देखिए ध्यान से, अगर एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स पे कर दिया तो आपको नहीं लगता एक तरह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया? चाहे डायरेक्टली नहीं दिया बट इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया ना। तो सेक्शन नंबर 15 जो सैलरी का, वो साफ साफ बोलता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट या कैश या कुछ भी दिया, वो सब सैलरी में ऐड होगा। इट मीन्स जो टैक्स उसने पे किया ना, वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये क्या बात हुई सर? बात तो यही है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब गवर्नमेंट ने कितनी चीज़ें सोच के रखी हुई है। गवर्नमेंट ने कहा देखिए अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय की सैलरी पे तो टैक्स एम्प्लॉय को देना चाहिए ना,
तुम एम्प्लॉयर को क्यों दे रहे हो, और अगर तुम फिर भी दे रहे हो तो ऐसा है कि वो जो तुमने टैक्स दिया है ना सरकार को, उतना ही बेनिफिट तुमने अपने एम्प्लॉय को दिया तो वही सैलरी में ऐड हो जाएगी। मान लीजिए एक एम्प्लॉय का टैक्स बनता है 10,000 रुपये, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो जो वो 10,000 रुपये है ना वो एम्प्लॉय की सैलरी में वापस से ऐड हो जाएगा। किस नाम से? परक्विजिट के नाम से। समझ रही बात? या अलाउंसेस के नाम से भी हो जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर यही टैक्स उन्होंने नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर दिया है, नॉन मॉनेटरी यानी परक्विजिट्स पर अगर वो टैक्स पे किया तो वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(c) के अंदर। यानी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी, और वो भी कौन सा वाला पार्ट? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स समझते हो क्या होता है? परक्विजिट्स बोलते हैं, सुविधाएं बोलते हैं। अगर सुविधाओं के ऊपर टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो टैक्स का अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर मॉनेटरी बेनिफिट के ऊपर टैक्स पे किया एम्प्लॉयर ने तो जितना टैक्स पे किया वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, सैलरी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सैलरी मानी जाएगी। देखिए एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। Employee bear the burden of tax of salary of employee is included in the salary income of employee। खाली कॉमा तक क्या पॉइंट पढ़िए। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा टैक्स का बर्डन, उसकी सैलरी पे जो टैक्स लगा उसका बर्डन अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर ने जितना बर्डन बियर कर रहा है किया है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा और सैलरी मान ली जाएगी। ठीक है? Employer bear the burden of tax on salary of employee is included in the salary of income of employee, comma. However, as per section 10 subsection 10(c), income tax paid by employer on non-monetary perquisite on behalf of employee would be exempt। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पर्क्स के ऊपर टैक्स पे किया, पर्क्स मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, उसके ऊपर अगर टैक्स पे किया तो वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब वो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगी। बाकी मॉनेटरी बेनिफिट दिया है उस पर टैक्स पे किया तो वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? जब इतना डिटेल में पढ़ोगे तभी सैलरी तुम्हारे समझ में आएगा, क्योंकि हमें सैलरी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। और क्लाइंट लेवल, कंसल्टेंसी लेवल पे जाने के लिए आपको इनकम टैक्स बहुत इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, वरना मुझे समझाने में ये सारे पॉइंट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन हमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 पॉइंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है ये जानते हो कौन? आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था मुझसे, उसमें आपने सेक्शन 9 पढ़ा होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो उसमें इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया था ना, सेक्शन 9 वाला, ये उसका पॉइंट बोल रहा है। वो क्या कह रहा है कि एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया बाय द ROR, RNOR, NR विल बी डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। ये बोल रहा है कि यदि एक रेजिडेंट है, फिर चाहे वो ROR हो या RNOR हो या वो नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई इनकम भारत में एक्रू हो गई है या भारत में अराइज हो गई है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अगर इन सेक्शन के थ्रू कोई इनकम भारत में एक्रू या अराइज हो गई है, फिर चाहे वो ROR को मिले, RNOR को मिले या NR को मिले, ये हम उसकी इनकम मान लेंगे। ये हम उसकी इनकम मान लेंगे, और वो भी कौन सी इनकम मानेंगे? सैलरी इनकम मानेंगे, यदि वो एम्प्लॉयर से मिली है तो। यदि वो कहाँ से मिली है? एम्प्लॉयर से मिली है। बोलो बात समझ आई है? ये स्कोप की बात कर रहा है। क्लियर है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब और आगे क्या दे रखा है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, याद है आपको? ये बोलता है इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू ROR, RNOR एंड NR विल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। हाउएवर अलाउंसेस परक्विजिट पेड allowed outside India by government of India to an Indian citizen outside India is exempt under section 10 subsection 7। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, बट फिर भी बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में कोई काम कर रहा है, उसकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर कर दी गई है और गवर्नमेंट उसको सैलरी पे कर रहा है, तो ये वाली जो सैलरी है वो मानी जाएगी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, और वो उसकी सैलरी हेड में टैक्स कर दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर उसको कोई पर्क्स दे रहा है, कोई परक्विजिट वगैरह दे रहा है, कोई अलाउंसेस वगैरह दे रहा है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अंदर, यदि वो परक्विजिट अलाउंस किसको दिया जा रहा है? इंडियन सिटीजन को दिया जा रहा है अब्रॉड के अंदर, और जो वो काम कर रहा है वो उसकी सैलरी हेड वाली इनकम मान ली जाएगी। इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, ये बाहर वाला केस है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। बोलो बात समझ आएगी? अरे क्लियर है ना? ये पिछले चैप्टर से लिंक हो रहा है। ठीक है, सुनिए, गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसीज खोली है ना कई सारी। एक एम्बेसी मान लो यूएस में है, यूएस के अंदर कोई भारतीय काम कर रहा है जिसको गवर्नमेंट ने वहाँ पोस्टिंग दी है, तो जो उसको सैलरी दी जा रही है ना वो इंडिया में टैक्स हो जाएगी।
इनकम डिड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान के, उसको जो पर्क्स और अलाउंस दिए जा रहे हैं वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अंदर, क्योंकि अभी हम सैलरी पढ़ रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का जिक्र होगा ही होगा। तो अभी हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, फुल टाइम हो पार्ट टाइम उससे कोई मतलब नहीं, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू टैक्स होगी, सरेंडर ऑफ सैलरी जो है वो आपकी माफ कर दी जाएगी, और अगर कोई टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, और कोई इनकम अगर नॉन रेजिडेंट ने बाहर कहीं कमाई है, रेजिडेंट ने कमाई है, वो हमारी इनकम डिड टू बी एक्यूरेट इन इंडिया मान ली जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आएंगे, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2। अभी ये जो अगले पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 11 जो पॉइंट है ना, ये सेक्शन 10 से रिलेटेड है, और सेक्शन 10 इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन से रिलेटेड होता है, यानी ये इनकम ट्रीट नहीं की जाती है। ये चारों के चारों पॉइंट हमारे फॉरेन से रिलेटेड है, एम्बेसी से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल इनकम से रिलेटेड है। पॉइंट को ध्यान से समझना। सर क्या यही सैलरी चैप्टर है? दोस्तों ये सैलरी चैप्टर नहीं है, ये तो बेस है, बेस सैलरी चैप्टर का। बेस जितना, फाउंडेशन जितनी अच्छी बनाओगे, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी खड़ी होगी। उसके बाद देखना, कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आएगा और पूछेगा बताइए ये वाली इनकम सैलरी है या नहीं है, आप तुरंत आंसर दे दोगे। इसी वजह से तो हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं एज अ प्रोफेशनल्स। ठीक है, आइए पढ़िए सेक्शन। पहले मैं एक बार रीडिंग लगवाऊंगा, फिर आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ठीक है, रीडिंग मेरे साथ लगवाना। ठीक है, प्लीज इधर आ जाइए सभी लोग। सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 क्लॉज 2, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी, या HC लिखा ना, वो HC मतलब हाई कमीशन है। ये जो HC लिखा ना, इसका मतलब हाई कमीशन है, नोट्स में लिख लेना आप लोग। ठीक है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी, हाई कमीशन एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट एज अ मेंबर ऑफ स्टाफ ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स इज exempt if paid by corresponding government official and should not be engaged in their business profession or employment in India। समझ आया? कुछ नहीं आया होगा ना, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। मान लो हमारे इंडिया में दिल्ली के अंदर यूएसए की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी बताइए? यूएसए की एम्बेसी है। हुआ ये कि यूएसए की एम्बेसी में ना यूएस सिटीजन्स काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने अपने बंदे यहाँ भेजे होंगे, कुछ हमारे भी काम कर रहे होंगे, बट अभी हमारे अपने की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हीं के बंदों की बात कर रहा हूँ। वो लोग जो इंडिया के दिल्ली में यूएस की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, पहले तो वो यूएस की एम्बेसी यूएसए का ही एरिया माना जाएगा, भले ही वो इंडिया में क्यों ना, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो यूएस का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, उस एम्बेसी, यूएस की एम्बेसी के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं? यूएस के ही लोग काम कर रहे हैं। यूएस की गवर्नमेंट ने इनको सैलरी भेजी। किसको? यूएस के एम्बेसी जो यहाँ पर काम है ना, कर रही है ना इंडिया में, इनको सैलरी भेजी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं यूएस के एम्बेसी में, यूएस के लोग, यूएस के सिटीजन, क्या हम उनको ऐसे जाके बोले अरे 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 सैलरी 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 ओके, टैक्स 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 पेड इन इंडिया, टैक्स पेड इन इंडिया? वो कहेगा व्हाट द हेल, भाई मेरी सरकार ने मुझे सैलरी दी और तुम एकदम से आ गए और कह रहे हो टैक्स टैक्स टैक्स। हमने कहा हाँ भैया टैक्स दो, ये देखो इधर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना, टैक्स देना पड़ेगा। फुल टाइम है पार्ट टाइम है? फुल टाइम है। सैलरी फॉरगो तो नहीं की ना, की भी होती तो फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो भैया टैक्स निकाल, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। वो क्या बोलेगा? यू डोंट नो दैट हु आई एम, यू डोंट नो दैट हु आई एम। इंडियन बोले भैया मुझे जानना भी नहीं है, इतना बड़ा तो होता तो हमें वैसे ही पता होता। यानी कहने का मतलब क्या है, वो हमको बता रहा है कि भाई सुन मेरी बात, तुम्हारे इंडिया के इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे देश की एम्बेसी है, उसमें उसी देश के इंसान को उसी देश की गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है सैलरी के रूप में, वो तुम्हारे देश में एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका टैक्स मैं मेरे देश में दूंगा, यूएस में दूंगा, मैं तुम्हारी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा। और ये बात तुमने खुद अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2 में लिखी हुई है। ये देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। बेटा अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट फॉरेन क्लाइंट आ जाए तो ध्यान से इन सेक्शंस को पढ़ लेना। सर फॉरेन क्यों, इंडियन ही आ जाए बड़ी बात है। भाई तुम किस दिन बड़े आदमी बन जाओगे कुछ पता नहीं है। किस दिन तुम्हारे पास फॉरेन क्लाइंट आ जाए तो ये बोलोगे नहीं नहीं यार हमने तो चैप्टर ना यहीं पर पढ़ा था, उसके बाद तो हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि हमें पता था फॉरेन क्लाइंट तो आएंगे, तो हम क्या करेंगे पढ़ के। तो ऐसे बोलोगे क्लाइंट को भैया फॉरेन क्लाइंट तो खूब मोटी रकम देकर जाता है, उसके प्रोविजन तो तुम पहले पढ़ो, याद रखना। ठीक है, अच्छा मोटी रकम देता है, चलिए सर दोबारा पढ़ाएं। अरे वाह मोटिवेशन लेवल। अब इधर देखिए यूएस के एम्बेसी इंडिया में, उसमें यूएस वाले काम कर रहे हैं, यूएस की गवर्नमेंट ने उन्हें सैलरी भेजी। क्या ये भारत में सैलरी बना के टैक्स कर दे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बट कंडीशन क्या है नो बोलने की? कंडीशन ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके सिटीजन को पे किया है, इसलिए हम एग्जम्प्ट कर देंगे,
सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2 के अंदर। पढ़िए जरा, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज, हाई कमीशन एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट एज अ मेंबर ऑफ स्टेट। फॉरेन स्टेट मतलब फॉरेन एम्बेसी को, वहां के मेंबर्स को कोई सैलरी पे करनी जो ऑफिशियल है, वो इनकम भारत में एग्जम्प्ट हो जाएगी। और ये एग्जाम तभी होगी इफ मतलब होता है कंडीशन, इफ पेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट, उनको ये सैलरी उन्हीं की गवर्नमेंट ने पे की है, हमने नहीं की है, उन्हीं की यूएस गवर्नमेंट ने ही पे की है। एंड उन लोगों में से किसी भी इंसान का बिजनेस प्रोफेशन भारत में नहीं है, याद रखना। अगर उनका कनेक्शन भारत में मिल गया तो ये सैलरी इनकम भारत में टैक्स की जाएगी। आरी बात सुने, उनका कोई बिजनेस कनेक्शन प्रोफेशन भारत में नहीं होना चाहिए, तो उनको मिलने वाली सैलरी उनकी गवर्नमेंट से इंडिया में सैलरी हेड में टैक्स नहीं की जाएगी एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2। बोलिए समझ आइए, ये सब बिल्कुल समझ आया। अगला पॉइंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6, ये क्या बोलता है? Remuneration received by foreign national as an employee of a foreign enterprise for service rendered by him in India is also exempt from tax। क्या लिखा है? अब सुनिए मेरी बात। अब होता क्या है जनरली कि कोई रेम्यूनरेशन अगर फॉरेन नेशनल को मिलती है एज ए एम्प्लॉई ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन इंडिया। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जाम्पल किसका लेते हैं? आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। सर ये क्या नई चीज़ आपने बताइए? देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, वर्ल्ड में क्या हुआ था, वर्ल्ड में मीटिंग हुई, मीटिंग्स होती रहती हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम ना एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सूरज एक है ना, पृथ्वी भी एक है, तो क्यों ना सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाए, और जो कोयले के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वो डिपेंडेंसी कम हो जाए। इस उद्देश्य से क्या बनाया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें 131 देश शामिल है। भारत उसमें एक को फाउंडिंग मेंबर है, भारत ने तो एक ग्रुप बनाया है, भारत और फ्रांस ने मिलकर। और जानते हो इसका हेड ऑफिस हमारे भारत के गुड़गांव में स्थित है, भारत के गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा, मतलब दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है गुरुग्राम। वहाँ पर इसका क्या है? हेड ऑफिस सिचुएटेड है। अब ये सोचिए ये एक फॉरेन एंटरप्राइज है या नहीं है? वैसे तो ये एक नॉन प्रॉफिट है, बट जस्ट एग्जांपल कि ये फॉरेन एंटरप्राइज है या नहीं है? यस सर, विदेशी एंटरप्राइज है जो भारत में अपना एक हेड ऑफिस खोलकर बैठी है। इसमें काम करने वाले फॉरेनर्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर, बिल्कुल, इसमें काम करने वाले भी कौन होंगे? फॉरेनर्स होंगे। तो जो उनको सैलरी दी जा रही है, क्या वो भारत में सैलरी मानी जाएगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, साफ साफ लिखा है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल एज अ एम्प्लॉय, जो आईएसए में फॉरेन नेशनल्स काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी उनके देश से मिल रही है, क्या वो भारत में टैक्स कर दी जाएगी? सिर्फ ये बोलकर कि ये भारत के अंदर सिचुएटेड है इसलिए टैक्स कर दो सैलरी में? नहीं दोस्तों, वही लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल एज अ एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन इंडिया गुरुग्राम इज ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इज ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। बोलो समझ रहा है? यस। लेकिन याद रहे कि जो वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ टेम्परेरी रूप से आए हो, फिर दोबारा अपनी कंट्री चले आए। सर मतलब 90 दिन से ज़्यादा स्टे भारत में नहीं होना चाहिए। यदि उन एम्प्लॉयज़ का स्टे भारत में 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो हम उनको मिलने वाली सैलरी भारत में सैलरी बना के टैक्स कर देंगे। टेम्परेरी रूप से आओ जाओ, कारीगर बदल के लाओ, तुम यहाँ परमानेंट स्टे बनाने आए हो, 90 दिन से ज़्यादा रुकने हैं, तो भाई ऐसा है तुम्हारी इनकम सैलरी इनकम मान ली जाएगी। सर ऊपर तो नहीं मानी भैया, ऊपर तो गवर्नमेंट की वो एम्बेसीज वगैरह थी ना, नीचे तो एंटरप्राइज है, कंपनीज वगैरह की बात चल रही है। तो कंपनीज वगैरह में तो भाई हो सकता है तुम अपने देश का टैक्स चोरी करने के लिए भारत में बसना चाह रहे हो, भारत वालों को बोल रहे हो कि नहीं हम तो फिरंगी है, भारत में टैक्स नहीं देंगे। तो इस पर्पज से गवर्नमेंट ने बोला है 90 दिन, कि उन लोगों का स्टे भारत में 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर एक एग्जाम्पल और समझा दोगे? अरे बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और ले लो। अगला एग्जांपल मैं लूँगा कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक फॉरेन एंटरप्राइज है, फॉरेन एंटरप्राइज समझ गए, जिसका सारा की रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बाहर हुआ है, उसके अंदर कोई फॉरेन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको उसकी देश से क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। वो हम लोग तब तक टैक्स नहीं करेंगे अगर वो 90 दिन से कम भारत में स्टे करता है, फिर वो वापस वहाँ चला जाएगा। तो हमने कहा भैया ये तो मेहमान है, देखो कुछ दिन आया फिर चला गया, तो टैक्स नहीं लेंगे। वो बात यहाँ पर लिखी गई है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6। बोलो क्लियर है? यस सर।
अगला है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 8। ये क्या बोलता है, सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट non-citizen non-resident for service rendered in connection with the employment of foreign ship is exempt where his total stay in India does not exceed 90 days during the previous year। ये ऊपर वाला ये वाला सेम है, थोड़ा सा फर्क ये है कि मान लीजिए जैसे कोई शिप है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने रशिया से, आपको याद है कि रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था ईयर 2023 के अंदर, याद है ना, 2023 के अंदर रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ। उस वॉर के अंदर क्या हुआ, अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर कि कोई भी देश रशिया से व्यापार नहीं करेगा, जिससे रशिया की इकोनॉमी डाउनफॉल में आ जाए और वो युद्ध को रोक दे। रशिया से सैंक्शन लगने के चक्कर में रशिया से किसी ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन भारत खड़ा हुआ रशिया के साथ। भारत ने कहा कि रशिया से हम खरीदेंगे। रशिया ने हमारे लिए पेट्रोल क्रूड ऑयल के रेट कम कर दिए, सस्ते रेट पर हमको क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया और हमने बिना अमेरिका से डरे उनसे व्यापार किया। अमेरिका ने धमकी दी सैंक्शन लगा देंगे, अमेरिका ने कहा लगा दो जो लगाना है, बाद में उन्होंने कहा हम भारत पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। उन्हें समझ आ चुका है भारत किस लेवल पे पहुंच गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, रशिया से हमने क्रूड ऑयल खरीदा, ये गल्फ से होते हुए, पनामा लेक से होते हुए ये पूरा भारत के अंदर आएगी शिप के थ्रू। ये बताइए वो रशिया से शिप चलेगी तो वो रशियन शिप हुई नहीं हुई, उसमें काम करने वाले क्रू मेंबर भी कहाँ के होंगे, रशिया के होंगे। लेकिन भारत में आए वो, जब वो भारत में आएंगे तो वो तो नॉन रेजिडेंट होंगे ना, क्योंकि वो तो ज़्यादातर स्टे रशिया में करते हैं, बट वो बाद में व्यापार की वजह से 2-4 दिन जब उसको अनलोडिंग में लग जाएंगे, फिर शिप वापस रशिया की ओर चलेगी या आगे कहीं चली जाएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। इंडिया में वो लोग आए हैं जो कि नॉन रेजिडेंट है, आप बात समझे, और वो भी क्रू मेंबर है किसके, शिप के। और वो शिप भी कौन सी है, नॉन रेजिडेंट है। वो इंसान भी हमारे भारत का सिटीजन नहीं है, वो तो रशिया का है, नॉन सिटीजन है इंडिया का। तो ऐसे केस में वो 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में ना टिके तो उसको उसकी कंपनी से जो सैलरी मिल रही है वो हम अपने देश में सैलरी हेड में टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो मेहमान हो यार, व्यापार करने के सिलसिले से और तुरंत चले गए, 90 दिन से कम तुम्हारा स्टे है तो तुम्हारी सैलरी उस कंट्री में सैलरी होगी, बट हमारी कंट्री में उसको सैलरी नहीं मानी जाएगी, पूरा एग्जम्प्ट कर देंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 के अंदर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 के अंदर पढ़ो जरा, कोई सैलरी मिल रही है नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट को फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में बना हुआ नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, ऑन फॉरेन शिप, फॉरेन की शिप है और बंदा भी हमारा नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, और इवन वो सिटीजन भी इंडिया का नहीं है, तो ऐसे केस में उसको जो सैलरी उसकी कंपनी से मिल रही है वो उसी जगह टैक्स देगा, भारत में वो सैलरी नहीं मानेगी, इट विल बी एग्जम्प्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में स्टे 90 दिन से ज़्यादा शिप के ऊपर ना करे, 90 दिन से पहले शिप मोड़ ले, समझ आई बात, यस सर। अगला पॉइंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 9 क्लॉज नंबर 11, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 11, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए क्या होता है कि इंडिया में ना बहुत टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाती है। आप जानते हैं इंडिया के जंगलों में अगर कोई इंसान सर्वाइव कर ले तो ये माना जाता है वो वर्ल्ड के किसी भी जंगल में सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइवल रेट उसका बढ़ जाता है। सर ऐसा क्यों? भाई हमारे जंगल में इस टाइप के लोग भी पाए जाते हैं और इस टाइप के जानवर भी पाए जाते हैं कि वो आपको जंगल में ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स हमसे बात करते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी आर्मी को, फॉरेन कंट्री की आर्मी को इंडिया में भेजना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, बेस्ट कमांडोज जो इंडिया के हैं उनसे ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल आइए, हम आपको ट्रेनिंग दें, हम आपके टीचर हैं, आप हमारे स्टूडेंट की तरह हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। वो लोग हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? यस मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? उनकी गवर्नमेंट की जो भी आर्मी होगी, आर्मी रेजिमेंट होगा वहाँ से मिलेगी। क्या इसका कोई कनेक्शन भारत से है? जिसको सैलरी मिली है वो भी हमारे देश का नहीं है, जहाँ से मिल रही है वो देश भी दूसरा है, बस सिर्फ वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। तो क्या हम उसको जो सैलरी मिल रही है क्या वो इंडिया में सैलरी मान के इंडियन इनकम टैक्स में उसे टैक्स कर दें? आंसर इज नो, वो एग्जम्प्ट की जाएगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 11 के अंदर पढ़ो, कोई रेम्युनरेशन रिसीव हो रहा है फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो फॉरेन का एम्प्लॉय ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको मिले ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, जब वो भारत में स्टे कर रहा था। क्यों स्टे कर रहा था? पर्पस था उसका ट्रेनिंग, वो भारत में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। यहाँ 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भारत में ट्रेनिंग के लिए आया है, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी वो वापस चला रहेगा। तो ऐसे केस में उसको जो फॉरेन कंट्री से सैलरी मिली वो भारत में सैलरी नहीं मानी जाएगी, भारत में वो एग्जम्प्ट कर दिएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 11 के अंतर्गत।
बोलो बात समझ रही है? यस सर समझ रही है। लास्ट में एक नोट दिया है, एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 एंड 10 सबसेक्शन 7 वुड बी अवेलेबल टू द एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिम, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम हो चाहे न्यू टैक्स रेजिम हो। सेक्शन 10(6) की एग्जामिशन और 10(7) की एग्जामिशन दोनों ही टाइप के टैक्स पेयर्स को मिलेगी, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। आ रही बात समझ में दोस्तों? अभी देखो, अभी आज हमने ना सैलरी का बेसिक पढ़ा। अब कोई क्लाइंट आएगा, कम से कम हमारा माइंड क्लियर है कि ये सैलरी हेड में जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखना चैप्टर कितना स्मूथली चलेगा, क्योंकि आपको बेस बहुत अच्छे से क्लियर है। बोलो बात समझ रही है? और इसके जितने भी नोट्स है ना, और पिछले चैप्टर जो मैंने आपको कराया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स कराया, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये 2 चैप्टर कराया और आज तीसरा चल रहा है। इनके सारे के सारे नोट्स और आगे भी चैप्टर के जितने भी नोट्स है वो सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप सीधा प्रिंट आउट निकलवाइए, लिखने का टाइम आपका पूरा बचेगा। बट इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रो टैक्स अड्डा। सर्च करने से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर दे रखा है। और साथ ही आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिशियल हो जाए। और दोस्तों साथ के साथ ना हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है, उसमें हम इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए इतना रखते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।